जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, इटली और जर्मनी को बनाने की बात की जा रही है इसमें। तो इटली और जर्मनी कैसे बनेगा? पहले यूनिफिकेशन से बनेगा। इससे पहले कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे बढ़े, हम लोग ये जानेंगे कि पिछले टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, पिछले टॉपिक से आप रिकनेक्ट कीजिएगा स्टोरी को कि किस तरह से चीजें चली। ठीक है, 1848 रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, रिपब्लिक बना फ्रांस। इसके बाद इसको देखते हुए जर्मनी के केस में आपने पढ़ा 18 मई 1848 को 831 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की, यानी मोनार्क जो है सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगा, डिमांड रखी। फेडरिक विलियम फोर्थ पर्शियन किंगडम के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस डिमांड को रिफ्यूज किया और अदर मोनार्क के साथ मिल करके इस नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया। ये ओवरऑल कहानी रही थी। अब इस कहानी के आगे बढ़ते हैं तो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं क्या? मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम जर्मनी की यूनिफिकेशन को समझेंगे, किसका क्या रोल रहा वो समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, 1848 के बाद जो रेवोल्यूशन लिबरल्स के द्वारा किया गया था, लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, वो क्या हुआ? यूरोप में मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। ठीक, एंड nationalist sentiments were often mobilized by the conservative for promoting state power and achieving political dominance over Europe। ठीक है, दोनों के दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाहता है दोनों के दोनों लाइन? समझिएगा कि जब लिबरल जो लोग थे, एलीट लिबरल क्लास जो लोग थे, उन्होंने रेवोल्यूशन किया 1848 में, तो इसके बाद से जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर, ठीक है, नेशनलिज्म क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी देश नहीं बना है, नेशन स्टेट नहीं बना है, तो उस फीलिंग को इमर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है, यानी कि देश के प्रति जो भावनाएं हैं, वो ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव। क्यों कंजर्वेटिव भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि अब नेशनलिस्ट सेंटीमेंट होना चाहिए? तो याद कीजिएगा कि बिफोर 1850, यानी कि 1815 से पहले जो नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए थे, तो वो कहीं ना कहीं बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, इकोनॉमी डेवलप हो रही थी इससे, और इससे क्या हो रहा था? वहां की आर्मी स्ट्रेंथन हो रही थी, स्टेट को पावर ज्यादा मिल रहा था। तो इन सभी कारणों से ये जो कंजर्वेटिव रिजीम है, ये भी चाहती थी क्या? कि नेशनलिस्ट सेंटीमेंट इमर्ज हो लोगों के बीच में और सारे के सारे यूनाइट हो जाए। इससे क्या होगा? स्टेट और पावरफुल बनेगा। तो ये चाहते भी क्या थे? अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। यूरोप के ऊपर पूरी तरह से अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन चाहते थे, स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। That is why they wanted to increase the nationalist sentiment। यानी कंजर्वेटिव, देखिए पहले कंजर्वेटिव क्या चाहते थे कि मोनार्क सिस्टम पूरी तरह से रहे, ऑटोक्रेटिक रूल रहे, फ्यूडलिस्टिक जो लॉर्ड हुआ करते थे वो रहे। लेकिन अब क्या चाह रहे हैं कि नेशनलिस्ट सेंटीमेंट हो, किनके द्वारा? कंजर्वेटिव के द्वारा, और क्या हो? नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो। तो इसी के बिहाफ पे, यानी ये जो है आधार बनता है आगे जर्मनी का यूनिफिकेशन का। ठीक है, जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज एन नेशन स्टेट। क्यों समझ में आया? क्योंकि कंजर्वेटिव भी अब मोबिलाइज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को, देश के प्रति लोगों के भावनाओं को जगाने का। क्यों कंजर्वेटिव चाह रहे हैं? क्योंकि स्टेट का पावर, आर्मी का पावर जो है इसके थ्रू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 1815 से पहले के समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नेपोलियन के द्वारा लाए गए थे, उन चेंजेस के कारण स्टेट ज्यादा पावरफुल बना। क्यों पावरफुल बना? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड बहुत अच्छा हुआ, जिसके कारण पैसा बहुत सारा आया। और पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना किसी आर्मी को रन करने के लिए, स्टेट को रन करने के लिए। तो इसीलिए ये चाहने लगे और इनकी चाहत के हिसाब से जर्मनी और इटली भी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट हो गए। ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड मिडिल क्लास इन जर्मन 1848। मिडिल क्लास कौन? लिबरल मिडिल क्लास। याद होगा आपको कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो लोग पहुंचे थे, उनकी डिमांड क्या थी? गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चाहते थे। इसी लिबरल मिडिल क्लास की बात की गई है। नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड इन मिडिल क्लास जर्मन इन 1848। 1848 में जर्मन लोगों के बीच में क्या हुआ? कि लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्ज हुआ। एंड जब इमर्ज हुआ नेशनलिस्ट फीलिंग, दे ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट।
इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाए। किसको? जर्मनी को, जो जर्मन कन्फेडरेशन है। जर्मन कन्फेडरेशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था, पूरी तरह से कहानी समझिएगा। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो जर्मनी है, गेट जर्मनी, जो मॉडर्न डे जर्मनी आप देखते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता था। तो क्या एग्जिस्ट करता था? तो एक पर्शियन किंगडम, बहुत सारे किंगडम हुआ करते थे, अंपायर हुआ करते थे। पर्शियन किंगडम हो गया, फ्रेंच अंपायर हो गया, हैब्सबर्ग अंपायर हो गया, ठीक, ये सारे अंपायर आसपास जो हुआ करते थे। तो एक छोटा सा रीजन है जिसको नेपोलियन ने इन्वेड किया था। नेपोलियन यानी कि 1815 से पहले इन्वेड करके उसे जर्मन कन्फेडरेशन बनाता है, ठीक है। जर्मन कन्फेडरेशन भी नहीं बनाता, कन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाता है, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ राइन को चेंज करके नाम जर्मन कन्फेडरेशन रख दिया जाता है आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव के द्वारा। लेकिन नेपोलियन ने जो 300 छोटे छोटे टेरिटरीज हुआ करते थे, प्रोविडेंस हुआ करते थे, उन सबको यूनिफाइड करके, कंसोलिडेट करके 39 में कन्वर्ट किया था। तो 39 में कन्वर्ट करने के बाद जो स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे वो सब खत्म हुए। करेंसी जो है वो कम हुई, वैल्यू जो है मेजरमेंट्स की जो डिफरेंट हुआ करती थी उसे एक किया गया, ठीक है, यूनिफाइड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम के थ्रू। तो इन सभी के कारण ट्रेड बढ़ा। तो कंजर्वेटिव ने कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया कि कंटिन्यूअसली अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं आगे तो हमारा ट्रेड बेहतर होगा। तो इसलिए जो 300 छोटे छोटे टेरिटरीज थे उसे 39 में कन्वर्ट किया गया था नेपोलियन के द्वारा, जिसे कन्फेडरेशन ऑफ राइन रखा गया। लेकिन कंजर्वेटिव ने इस नाम को चेंज करके कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन नाम रख दिया। तो इसी जर्मन कन्फेडरेशन वाले रीजन में नेशन स्टेट को बनाने की जो बात है वो स्टार्ट हो गई, और किसके द्वारा चलेगी? अब इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, आउटकम क्या रहा? repressed by the combined forces of monarchy and military supported by the large landowners called junkers। देखिए जंकर्स एक वर्ड है, एक मार्क्स में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि जंकर्स किसे कहते थे। तो जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उन्हें जंकर्स कहा जाता था, ठीक। अब ये लाइन किसके रेफरेंस में दिया हुआ है? रिकॉल कीजिए पुराने टॉपिक को कि 1848 में लिबरल्स रेवोल्यूशनरीज जो थे, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के लिए बोला था कि भाई मान जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना लीजिए। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने कहा ना बाबा ना, हमसे तो ये ना हो पाएगा। तो क्या होगा आपसे? आपने क्या किया, यानी कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने क्या किया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने मोनार्क के साथ, अदर मोनार्क के साथ मिले और मिल करके नेशनल असेंबली डिसबैंड कर दिया। यानी कि इनका जो रिवॉल्ट था लिबरल्स का उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसी स्टेटमेंट को लिखता है, रिप्रेस बाय द कंबाइंड फोर्सेस। कंबाइंड फोर्सेस मींस फ्रेडरिक विलियम फोर्थ और अदर मोनार्क, कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा रिप्रेस किया गया ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री सपोर्ट, मोनार्क एंड मिलिट्री के सपोर्ट के थ्रू बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ने सपोर्ट किया, कॉल्ड जंकर्स ऑफ पर्शिया, ठीक है। पर्शिया क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं। जो अभी मॉडर्न डे जर्मनी आप देख रहे हैं, मॉडर्न डे जर्मनी में पर्शिया अंपायर हुआ करता था, और जो अभी मैंने आपके सामने नाम लिया है कन्फेडरेशन ऑफ राइन का, जिसे जर्मन कन्फेडरेशन आफ्टर 1815 रखा गया, वो पूरा मिल के आज का जर्मनी बनता है। तो वो पर्शियन अंपायर के अंदर चला गया था, ठीक है। ओवरऑल ये सिनेरियो रहता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या पढ़ेंगे? फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ लिबरल इन 1848, जो 18 मई 1848 को लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा डिमांड रखी गई। डिमांड थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की बात रखी गई कि अब जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ हमारे वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होंगे। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने उसे रिफ्यूज किया डिमांड को। तो एक तरह से उस लिबरल रिवॉल्ट को पूरी तरह से क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे फेल बताया जा रहा है। हालांकि आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था लिबरल्स का रिवॉल्ट फेल्ड नहीं था, अटेम्प्ट जो उन्होंने किया था ये अलग बात है। जो एग्जैक्ट उनका गोल था, एम था, वो अचीव नहीं कर पाए, बट समवेयर गोल के आसपास रहे। कैसे गोल के आसपास रहे? तो आप इस चीज को समझिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा मोनार्क के सामने कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाना चाहते हैं और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था, तब क्या हुआ था एग्जैक्टली कि मोनार्क को बाद में बिगिनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे ऑल्सो रियलाइज दैट कि भाई अब रेवोल्यूशन का साइकिल कंटिन्यूअस नहीं चल सकता, रिप्रेशन कंटिन्यूअस नहीं चल सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ कंसेशन ग्रांट करने होंगे लिबरल नेशनलिस्ट को। तो उन्होंने कंसेशन ग्रांट किया ना, फ्यूडलिज्म को खत्म किया, सेफरडम को खत्म किया, बॉन्डेज लेबर को खत्म किया, तो ये सारे मेजर्स लिए गए। तो समवेयर ये फेल नहीं हुआ, एग्जैक्टली जो उनका गोल था लिबरल नेशनलिस्ट का वो अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पहली लाइन क्या है? फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ लिबरल इन 1848। उसके बाद क्या हुआ?
इनका तो ले दे करके जो अचीव करना था गोल वो नहीं अचीव कर पाए। पर्शिया टुक एन लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। पर्शिया ने क्या किया कि जो जर्मन कन्फेडरेशन है उसका कंट्रोल अपने हाथों में लिया। अब इस चीज को ऐसे समझ लीजिएगा, सपोज एग्जैक्ट मैप तो नहीं बनेगा लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये आपका पर्शियन किंगडम है, ठीक है। ये आपका जो है आपका कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी है, यानी कि जर्मन कन्फेडरेशन है, ठीक है, जर्मन कन्फेडरेशन है। ये आपका पर्शियन किंगडम हो गया। इधर आपका जो है फ्रेंच अंपायर, फ्रेंच अंपायर है ये वाला आपका, ठीक। इसके जस्ट नीचे इस तरफ आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर है, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये हंगेरी हो गया, ये ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर हो गया। और जस्ट इसके नीचे आपका इस तरह से कुछ इटली बनेगा, ठीक है। ये रफ मैप बनाया मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हुआ क्या, ये जो पर्शिया है और इधर ऑस्ट्रिया है, तो 1815 में जब कंजर्वेटिव रिजीम दोबारा रीस्टैब्लिश हुई तो ऑस्ट्रिया ज्यादा पावरफुल था, यानी हैब्सबर्ग अंपायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर उस समय पे ज्यादा पावरफुल था। तो ये जो जर्मन कन्फेडरेशन है, जो कि पहले नेपोलियन के द्वारा 300 को 39 में कन्वर्ट किया गया था और नाम क्या रखा गया था, कन्फेडरेशन ऑफ राइन, जिसे 1815 में जर्मन कन्फेडरेशन रख करके नाम ऑस्ट्रिया के अंडर दे दिया गया, ठीक है। अब किसके अंडर है जर्मन कन्फेडरेशन, ऑस्ट्रिया के अंदर। तो 1815 में तो ये जर्मन कन्फेडरेशन नाम भी रखा गया और ऑस्ट्रिया के अंदर चला गया। लेकिन अब यहां पे लाइन समझिएगा, पर्शिया टुक एन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। पर्शिया ने कैसे इसे कंट्रोल किया, ठीक है। तो इसमें ना एक रिलीजियस एंगल समझिएगा। पर्शिया में ज्यादा लोग प्रोटेस्टेंट होते हैं। क्रिश्चियनिटी में दो तरह के सेक्ट होते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट, एक होता है कैथलिक। तो ऑस्ट्रिया में कैथलिक्स, पर्शिया में प्रोटेस्टेंट और फ्रांस में भी कैथलिक, ठीक है, याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा ना बड़े लेवल पे आपको समझा देता हूं क्योंकि एक एक लाइन जो लिखी हुई है उसका एक थोड़ा सा व्यू जो है आपका बड़ा होना चाहिए, समझिएगा क्या चीज। तो है क्या, यहाँ पे ऑस्ट्रिया में कैथलिक लोग हैं, पर्शिया में प्रोटेस्टेंट हैं और फ्रांस में भी कैथलिक हैं। क्रिश्चियनिटी के ये सेक्ट होते हैं जिसमें कैथलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में सिर्फ इतना अंतर होता है, जो कैथलिक होते हैं वो पॉप को ज्यादा मानते हैं और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो सिर्फ बाइबल्स की टीचिंग्स को मानते हैं। वो लिविंग जो लोग हैं उनमें विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट जो ज्यादा लिबरल होते हैं, ठीक है, जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, और कैथलिक जो कंजर्वेटिव रिजीम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रियन हंगेरियन अंपायर कैथलिक वाला रीजन है तो यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजीम, फ्रांस कंजर्वेटिव रिजीम को सपोर्ट कर रहा है, और पर्शिया जो है लिबरल्स का है, तो ये चाहते थे कि भाई पूरी तरह से नेशन स्टेट बने। तो इसीलिए पर्शिया ने इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और उठाते हुए इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटमन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. ऑटमन बिस्मार्क एक ऐसा नाम, ग्रेट मिलिट्री लीडर, ठीक है, इन्हें जो है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी कहा जाता है, ठीक है। बचपन से ये क्या करना था इनके माइंड में क्लियर है, ठीक है। और इन्हें टाइटल दिया गया क्या, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। ये ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इंडिया में भी किसी ने अपनाई थी जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनिफिकेशन उन्होंने किया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी उन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। तो ऑटमन बिस्मार्क जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी है। उन्होंने प्रोसेस को कैसे कैरी आउट किया, सबसे पहले पर्शियन आर्मी की, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी को लिया। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। पर्शिया में राजा कौन थे 1848 में? 1848 में राजा थे फेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है। फेडरिक विलियम फोर्थ की मृत्यु हो जाती है 1860 में। 1860 में फेडरिक विलियम टाटा बाय बाय खत्म बोल के निकल लेते हैं। अब देखिए इनके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं विलियम फर्स्ट, जो कैसर विलियम फर्स्ट है वो बनते हैं राजा, ठीक है। कैसर विलियम फर्स्ट राजा बनते ही ऑटमन बिस्मार्क को एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, उन्हें बनाया चीफ मिनिस्टर। अब ये क्या करते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं, प्रक्रिया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं सिंपल सी बात इतनी कहना चाह रहा हूं, इतना ही कि पर्शिया ने किस तरह से कमांड लिया, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड बताया कि भाई जर्मन कन्फेडरेशन ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, 1815 में कंजर्वेटिव रिजीम में दे दिया गया था। अब पर्शिया प्रोटेस्टेंट के द्वारा रूल किया जाता था, यानी प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा रहते थे, ऑस्ट्रिया में कैथोलिक लोग और फ्रांस में भी कैथोलिक लोग, ठीक।
तो ये लिबरल हुआ करते थे और लिबरल चाहते थे कि भाई कन्फेडरेशन जो जर्मन कन्फेडरेशन है इनके पास आ जाए, ऑस्ट्रिया से चले जाओ, यहाँ के लोग भी ये चाहते थे। ठीक, तो इसके लिए क्या हुआ कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की जब डेथ हुई 1860 में, तो नए राजा बने विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट, और उन्होंने ऑटमन बिस्मार्क को अपॉइंट कर दिया एज चीफ मिनिस्टर। इसके बाद क्या हुआ, यही आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी बने और उन्होंने प्रोसेस शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने आर्मी को रिफॉर्म किया, यहाँ पे पर्शियन किंगडम के रीजन में उन्होंने आर्मी को रिफॉर्म किया, आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक, अब आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करने के बाद वहां के ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया। ब्यूरोक्रेसी में जैसे हमारे यहाँ नौकरशाही होता है ना, सिविल सर्विसेज जिसे आप कहते हैं, वैसे ही तो यहाँ के लोगों को पहले यूनाइट कर लिया, आर्मी का रिफॉर्म किया और ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेते हुए 3 वॉर्स ओवर द 7 ईयर, 7 साल में कम से कम 3 वॉर उन्होंने लड़े। हालांकि 10 साल तक वॉर चला था, लेकिन स्पेसिफिक मैनर में देखेंगे तो 7 साल से ज्यादा 3 वॉर उन्होंने लड़े। किनके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। अब इस चीज को समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने जो जो चीजें बताई है, क्या क्या बताया, ये है आपका जर्मन कन्फेडरेशन। ठीक, यहाँ पे ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर, जस्ट इसके इधर। इटली का भी लेना देना कुछ नहीं, इटली का आप छोड़ दीजिए, इटली के साथ सांभर खाएंगे बाद में हम लोग, सांभर के साथ इटली खाएंगे, सॉरी। ठीक है, ये आपका पर्शियन किंगडम। अब देखिए पर्शियन किंगडम जो है वो क्या चाहता है कि जर्मन कन्फेडरेशन के पास आए, लेकिन अभी किसके पास है? ऑस्ट्रिया के पास, क्योंकि 1815 में ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। एक बात। दूसरी बात, यहां पे कौन लोग हैं? कैथोलिक, यानी कि फ्रांस में कैथोलिक, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर में भी कैथोलिक है। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया को यह लगता रहा कि फ्रांस हमारा हेल्प करेगा। ठीक, फ्रांस ने क्या हेल्प किया? नहीं किया। ठीक है, नहीं किया तो क्या हुआ, जब ये पर्शियन किंगडम इस पे अटैक करने वाला था जर्मन कन्फेडरेशन लेने के लिए, तो हुआ एक्चुअल में क्या कि यहां पे फ्रांस ने हेल्प नहीं किया, क्योंकि पर्शिया ने इन्हें फ्रांस वालों को बोला कि भाई जब जीतेंगे तो आपको कुछ उस वहां का लैंड हिस्सा टेरिटरी मिल जाएगा। और फ्रांस को ये लगा कि ये वॉर लंबा चलेगा, तो बीच में हमें आकर के यहाँ पे मसले को सॉर्ट आउट करना होगा, तो उसमें मैं अपनी वो करूंगा, जमीनें लूंगा। लेकिन ये जो वॉर चला वो बहुत कम दिनों तक चला और पर्शियन आर्मी ने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, जर्मन कन्फेडरेशन को मिला लिया। ठीक है, एक कहानी ये हुई, जर्मन कन्फेडरेशन मिल गया, मुबारक। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया से जर्मन कन्फेडरेशन चला गया, फ्रांस ने हेल्प नहीं किया। दूसरा समझिएगा, जस्ट पर्शियन किंगडम के नॉर्थ में एक रीजन है जिसे श्लेस्विक रीजन कहते हैं, होल्स्टीन श्लेस्विक रीजन कहते हैं। ये रीजन लगा लीजिए अंदाजा। ठीक है, एक मैप मैं यहाँ पे लगा देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा। जस्ट देखिए ये मैप जो आपको दिख रहा है, एक एक रीजन आप सही से देख लीजिएगा कि कहां कहां क्या क्या है। इस फिगर को मैंने रफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट होल्स्टीन श्लेस्विक रीजन है। यहाँ पे जस्ट ऊपर देखिएगा तो डेनमार्क है आपका, तो डेनमार्क के अंडर आता था ये होल्स्टीन श्लेस्विक रीजन, जहां जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी। इसी के कारण से पर्शियन लोगों ने क्या किया, जो यानी कि पर्शियन किंगडम अंपायर है, उन्होंने यहाँ पे अटैक करके इस डेनमार्क से होल्स्टीन श्लेस्विक रीजन जहां जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी उसे भी कब्जे में अपने ले लिया। अब आई बात फ्रांस की, तो जब फ्रांस को जमीन नहीं मिला तो फ्रांस ने सोचा पर्शिया पे अटैक करेंगे, लेकिन पर्शिया पहले से प्रिपेयर था और पर्शिया चला गया कहां तक? फ्रांस के पेरिस तक को कब्जा कर लिया। ठीक है, फ्रांस का जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, वहां तक पेरिस कैपिटल, वहां पे कब्जा कर लिया। सोच लीजिए कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी पर्शियन आर्मी ऑटमन बिस्मार्क के समय पे। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी इन्होंने यूनिफिकेशन करने के लिए, भाई खून बहे तो बहे, जर्मनी एक होकर के रहेगा। तो 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, France ended in Persian victory and completed the process of unification। आई होप कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पर्शियन रीजन ये है, आप मैप में वहां देखते रहिएगा। पर्शियन रीजन ये है, पर्शिया के जस्ट ऊपर डेनमार्क है, पर्शिया के जस्ट लेफ्ट में ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर है और पर्शिया के राइट में जस्ट आपका कैमरे के साथ देख लीजिएगा इधर आपका फ्रांस है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया पे जब अटैक किया तो फ्रांस को उन्होंने लानत देके साइलेंट कर लिया। डेनमार्क वाले रीजन में जो श्लेस्विक रीजन में, होल्स्टीन श्लेस्विक रीजन में जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को अपने साथ मिलाया, यहाँ जर्मन कन्फेडरेशन ऑस्ट्रिया से ले लिया और फ्रांस में अटैक करके इनके वर्साइलेस पैलेस तक पहुंच गए। ठीक है, और वर्साइलेस पैलेस में पहुंचने के बाद जब विक्ट्री हो गई तो फाइनली इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट, द केसर विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड मींस घोषणा किया जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलेस। वर्साइलेस पैलेस वही जो पेरिस में था, याद है वर्साइलेस पैलेस जहां लुई 16 रहा करते थे अपनी वाइफ मारी एंटोनियन के साथ, तो वही वर्साइलेस पैलेस है।
तो इस वर्सेलियस पैलेस में जाके कैसे यहाँ पे शपथ लिया होगा, इन्होंने समझ में आया होगा कि फ्रांस में अटैक किया और पेरिस को कंट्रोल कर लिया। और पेरिस में तो वर्सेलियस पैलेस है, पेरिस के मतलब 20 किलोमीटर आसपास के रीजन में है। तो वर्सेलियस पैलेस के पास जाकर के यानी वर्सेलियस पैलेस में मिरर हॉल में इन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम किया। क्या प्रोक्लेम किया कि अब यूनिफाइड जर्मनी का राजा कौन है, विलियम फर्स्ट। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ 1816 में डेथ हुई और उसके बाद विलियम फर्स्ट राजा बने थे, लेकिन यूनिफाइड जर्मनी के भी राजा कौन रहे, विलियम फर्स्ट रहे। तो आई होप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपको क्लियर हो गया होगा। ये लाइंस जो लिखी हुई है 7 ईयर वॉर की, इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बच्चों को रहता है, तो मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अभी रिसोर्सेज मेरे पास कम है, रिसोर्सेज जैसे जैसे बेहतर होगा उतना बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, आई प्रॉमिस। बट जब तक नहीं है तब तक इसी से काम चलाओ। नेक्स्ट समझिएगा, इधर जो मैप लगाया था उसमें आप देख लीजिएगा, बाकी इस चीज को मैंने एक्सप्लेन यहां पे कर दिया है। अब नेक्स्ट समझिए, ये हुआ यूनिफिकेशन। तो जैसे तैसे करके जो क्षेत्र जोड़ देने से, एक्सटेंड कर देने से, सिर्फ वॉर और एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी के कारण तो कभी भी कोई देश बनता नहीं है, देश बनाया जाता है फीलिंग से, सेंटिमेंट से, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप लिए गए, डेमोस्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट, यानी कि जो पर्शिया के द्वारा सारी चीजें की गई थी उनका जो डोमिनेंस है वो सब स्टेट पे लागू किया गया। दूसरा, स्टेट एम्फसाइज एंड मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम इन जर्मनी, ठीक है। करेंसी को उन्होंने मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग सिस्टम को बहुत बढ़िया किया, ठीक ना। जुडिशियल सिस्टम को इन्होंने जर्मनी में बहुत बढ़िया कर दिया। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस, यानी कि पर्शिया में जो भी उपाय किए जाते थे, उपाय इन सेंस कि जो भी रूल रेगुलेशन था, जिस तरह के भी मेजर्स लिए जाते थे वो, और प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल ऑफ रेस्ट ऑफ जर्मनी, बाकी जर्मनी के लिए भी जो पर्शिया में चीजें होती थी वो मॉडल, रोल मॉडल के तौर पर उन्होंने अडेप्ट किया। तो ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। अगले टॉपिक में हम लोग इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।